हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। कल हमने क्लासेस में देखा था कि किस तरीके से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग विन्यासों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं। और कल हमने आपको फ्लेमिंग नहीं, किसका थंब रूल बताया है ना, मैक्सवेल का भी रूल बताया और थंब रूल बताया, और राइट हैंड पाम रूल यानी कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैंने कल आपको ये सब चीज़ें बताई थी। आज इनके उपयोग करेंगे, इन रूल्स के उपयोग तो करेंगे ही, साथ साथ आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है। तो कल तक की क्लास में हमने ये देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, और आज आपका जवाब आएगा कि सर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है। मैंने बताया था ना, वेक्टर क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें होती हैं, कितना व कहाँ, कहाँ चले है ना, और कितना दूर चले। तो दिशा के साथ साथ परिमाण बताने की ज़रूरत है। तो आज हम बताएंगे परिमाण। तो भैया विद्युत क्षेत्र, बार बार विद्युत क्षेत्र बोल देता हूँ यार, चुंबकीय क्षेत्र है। तुम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताने के लिए जो सबसे फंडामेंटल लॉ है, और ये कहो कि परीक्षा में जाना तो आंख मूंद के पहले लिख ही देना, बिना देखे पेपर, है ना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी बोर्ड की बात की जाए, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये क्वेश्चन 90% 95% ये क्वेश्चन आता है, समझ गए। तो इसका नाम है भैया बायो सेवर्ट लॉ। क्या नाम है? बायो सेवर्ट लॉ। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग फिजिस्ट, दोनों अलग अलग भौतिक शास्त्री, दोनों ने मिलकर के गहन परीक्षण, गहन अध्ययन किया, रेगरस लर्निंग करी। उसके बाद उन्होंने एक लॉ दिया। वो क्या है? बायो सेवर्ट लॉ है। बायो सेवर्ट लॉ कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी आकार का एक धारावाही चालक है, अगर किसी भी आकार का एक धारावाही चालक है, ये चालक है भाई साहब, है ना। अब इस चालक के कारण आपको किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है, ये ले लीजिए ये बिंदु। अब आप कहेंगे सर आपने ये चालक टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिया है? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा लिया हूँ तो एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, और जो मर्जी होगी थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा। एकदम सीधा ले लूँगा तो थीटा हमेशा फिक्स बनेगा, बोलो हाँ या ना। एकदम सीधा ले लूँगा तो थीटा हमेशा फिक्स बनेगा, और उससे अपना जो डेरिवेशन है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा जो एक अलग थीटा लेने पर बनेगा, मतलब थीटा कुछ भी हो जाए अपना। तो पॉइंट पे आते हैं, एक धारावाही चालक है, इससे धारा कितनी बह रही है बेटा? आई। अब एक चीज़ जान लो, जो धारा की दिशा है वही लंबाई की दिशा मानी जाएगी, जो धारा की दिशा है वही लंबाई की दिशा मानी जाएगी। चलिए खैर उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। आप कहोगे धारा की दिशा, लंबाई की दिशा कैसी हो गई, थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के कारण कंप्लीट यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसका नाम है बी। क्या नाम है? बी निकालनी है। मतलब सवाल ये है कि भाई साहब बी का परिमाण क्या है, क्योंकि दिशा निकालने में तो आप एक्सपर्ट हो ही चुके हो, है ना। दिशा निकालने में आप एक्सपर्ट हो चुके हो, बी का परिमाण क्या है ये निकालना है। तो बेटा जी करना क्या है आपको? आपको करना ये है कि बी का परिमाण निकालने के लिए इस धारावाही चालक को छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेना है। उसे कहते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं? अल्पांश। अब कहोगे सर छोटे छोटे टुकड़े में क्यों बांट लेना है? उसका कारण देखिए, यहाँ पर आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा, मगर वास्तव में इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल है, मगर इतना तो हो, आपको दिखाई तो दे मेरे बोर्ड में, हाँ या ना। तो इसलिए ये लंबाई आपके सामने दी गई है। इस लंबाई को कहते हैं अति स्मॉल लंबाई, डीएल। क्या बोलते हैं इसको? है ना, डीएल है ये, डिफरेंशियल लेंथ इन इंग्लिश, है ना। और हिंदी में मैंने बताया छोटी सी लंबाई, है ना, एक एलिमेंटल लेंथ, है ना। ये मैंने डीएल ले ली, बच्चों दिख रहा है? ये देखो, अब अगर पूरे कंडक्टर से धारा आई जा रही है तो इससे भी कितनी जाएगी बेटा? आई जाएगी। ये बड़ा आई बना दिया, छोटा आई बना दिया, गलती हो गई, बड़ा आई ले लीजिए, ये धारा आई हो गई। समझ में आ गया? अब देखिए दो चीज़ हैं यहाँ पर ये जो छोटा एलिमेंट आपने लिया है सीधी लंबाई का, वो क्या है? डीएल। और इससे धारा कितनी जा रही है? आई। समझ गए ना? हाँ, कैपिटल आई। तो ये जो मिला करके धारा और दिशा, लंबाई की दिशा, मतलब अब जो लंबाई है, लंबाई को दिशा मिल गई। किसकी दिशा मिल गई? धारा की। भाई पहले ये लेंथ ऐसी बनी हुई थी, बोलो हाँ, सिंपल, बोलो हाँ। अब इसमें करंट नहीं जा रही है, तो आप इसमें करंट नहीं जा रही तो दिशा नहीं बना सकते हो। समझ में आया? तो
आप जो है इसमें कोई दिशा नहीं दे सकते हो, बट यदि आपका धारा की दिशा ये है तो जो आपका एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा? एलिमेंट। अभी हिंदी में पता चल जाएगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बनेगा? करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट की दिशा कहाँ होती है? हमेशा धारा की दिशा में। किस दिशा में? तो ये हो गया। अगर धारा नीचे जाती तो करंट एलिमेंट की दिशा कहाँ होती? नीचे की तरफ। समझ में आया ना? मतलब फीलिंग क्या लाओ? फीलिंग ये लाओ कि हम करंट की दिशा में अपने जो डीएल लेंथ लेते हैं उसको सदिश दे देते हैं। मतलब करंट की दिशा में डीएल का सदिश आ जाता है। तो करंट की दिशा में डीएल क्या है? सदिश है। क्या है? सदिश। समझ में आया? नहीं आया? भाई करंट की दिशा में ही डीएल को वेक्टर चढ़ा दो तो आइडियल वेक्टर, करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, आईडीएल वेक्टर कहाँ जा रहा? एक सदिश राशि है। क्या राशि है? सदिश राशि। समझ में आया? चलो, तो अब आपको बस इतना समझना है कि धारा है, धारा की दिशा है, एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस करंट भाग, इस करंट के टुकड़े की वजह से तीव्रता निकालो। अब आप कहोगे सर करंट का टुकड़ा क्यों लिया? अरे भैया, अगर आप देखोगे इसको जूम करके तो इसके अंदर लाखों करोड़ों टुकड़े बनेंगे, छोटे छोटे कि नहीं बनेंगे? बताओ। और यहां पर जो तीव्रता निकलेगी उन सभी छोटे 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 का क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग। हाँ या ना? नहीं होगा? होगा। तो योग करने के लिए लास्ट में क्या कर दोगे पूरे के लिए? हाँ, इंटीग्रेशन। क्या करोगे? क्योंकि सतत कार्यक्रम हो रहा है। हाँ या ना? लगातार भंडारा चल रहा है। हाँ या ना? तो भैया इसलिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है भाई साहब? हाँ। तो भैया अब धारा की दिशा की बात हो जाए। चलो भाई, कल सिखाया था मैंने, ये अंगूठा रखा, बोलो हाँ। उस तरफ क्या पड़ रही? कलाई या उंगलियां? कलाई मतलब कहाँ? अंदर की तरफ। और वैसे देखना तो ये लो, उंगलियां अंदर भाग रही हैं, मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ। समझ में आया? हाँ या ना? अब ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। इस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर है। यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर। तो यदि आप इसको अगर आप देखना चाहें तो आर सदिश के रूप में देखना चाहें तो आर सदिश भी देख लें, और अगर परिमाण की बात करना चाहें तो केवल क्या देख लें? आर। सदिश के रूप में देखना चाहें तो आर सदिश के दर्शन कीजिए, और अगर परिमाण की बात कर रहे हैं तो आर परिमाण की बात कीजिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ के दोनों नियम, सदिश रूप और अदिश रूप, दोनों हमारे सिलेबस में है। सदिश रूप थोड़ा डिफिकल्ट है, सदिश रूप थोड़ा सा, तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। जहां मैं वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है ना, आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है थोड़ी, है ना, तो जहां दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, 2 मिनट ब्रेक करके फिर हवा दे देंगे। तो डीएल सदिश हो गया, ये आईडीएल इधर सदिश हो गया, ये वेक्टर आर का ये सदिश हो गया। आर दूरी है बेटा। अब इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बोलो कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। कहाँ जाएगी? अच्छा, ये कोण बनेगा बेटा, कितना बनेगा? थीटा। अब कहोगे सर ये तो 90 दिख रहा है। बेटा पॉइंट यहाँ होता तो 90 दिखता क्या? नहीं दिखता ना? नहीं दिखता ना? बोलो। अभी तो मैंने रैंडमली पॉइंट यहाँ ले लिया है, या थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ले लो भाई साहब, अगर तुमको लग रहा है कि अब सर हमेशा 90 निकलेगा। नहीं नहीं, कोई 90 निकलने वाली बात नहीं है, अलग भी तो निकल सकता है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है, ये कोण आपको जो दिख रहा है वो क्या है? थीटा। अब यहाँ पर जो तीव्रता निकलेगी कहाँ निकलेगी? किस तरफ जाएगी? अंदर की तरफ। और उसका मान कितना होगा? डीबी। क्या होगा? डीबी। क्योंकि छोटा सा सदिश, छोटा सा लेंथ लिया है डीएल। जब आपने छोटा सा लेंथ लिया है, याद आ गया, क्या बोलते हैं उसको? अल्पांश। क्या बोलते हैं? अल्पांश, धारा अल्पांश। तो छोटा सा धारा अल्पांश आपने लिया है डीएल लंबाई का, जिसमें धारा जा रही है आईडीएल, तो मिला के बन गया धारा अल्पांश, बोलते हैं आईडीएल। क्या बोलते हैं? धारा अल्पांश और आईडीएल। समझ में आया? तो धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है? मगर धारा अल्पांश एक कैसी राशि है? सदिश। क्योंकि धारा की दिशा का जो वेक्टर है किसको पहना देते हैं अपन? लंबाई को। समझ में आया कि नहीं आया? धारा की दिशा का जो सदिश है वो अपन किसको यूज कर रहे हैं? लंबाई में। आई बात समझ में ना? आ गया? हाँ भैया, सुनो अब यहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी बातें हैं। क्या क्या दिख गया भैया? धारा अल्पांश दिख गया, हाँ या ना?
ये आपको कोण दिख गया, इधर देखो भाई, मत करो कुछ भी, ये दूरी दिख गई, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिख गया अंदर की तरफ, हाँ या ना। अब एक बात ज़बरदस्त फील करो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त फीलिंग करने वाली बात है, कि जो हमारी धारा है ये हमारे तल में है, जिसमें मैं डायग्राम बना रहा हूँ, है कि नहीं है। ये देखो धारा, धारा की दिशा हमारे तल में है कि नहीं है, मतलब धारा मतलब अल्पांश की दिशा, हाँ या ना। धारा अल्पांश की दिशा हमारे तल में है कि नहीं है, बोलो, है ना। तो धारा अल्पांश की दिशा हमारे तल में है। धारा अल्पांश की दिशा किस तरफ होगी, धारा की दिशा, मतलब विद्युत धारा कंडक्टर हमारे तल में है, और जिस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्र, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्र, दूरी नहीं, गलती से बोल गया, जिस बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करना है, वो देखो वो भी हमारे तल में है कि नहीं है। बहुत ये वाली फीलिंग पकड़ना भाई साहब, तो ज़िंदगी आराम से बीतेगी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये करंट हमारे तल में, ये दूरी हमारे तल में, हाँ या ना। मगर फील्ड देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लेकर के एक शीट बनाऊंगा, एक प्लेन पेपर बनाऊंगा, तो ये जो प्लेन जा रहा है ये जो धारा जा रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या ये इस तल के लंबवत है कि नहीं है, है ना। कैसी है, लंबवत। समझ में आया नहीं आया, अंदर की तरफ है ना। तो प्लेन पेपर अपना ये है, ये अपना प्लेन पेपर है, मान लो ये अपना तल है, जिसमें इसी में आई बैठा हुआ है और इसी में आर बैठा हुआ है, बोलो हाँ। मगर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये पॉइंट अगर बिंदु है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ भागेगा, बोलो, अंदर की तरफ। भागेगा नहीं भागेगा, बताओ, बोलो। अब ये देखो, अब दिख गया, दिख गया, मतलब अंदर की तरफ है कि नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो करंट एलिमेंट और उस बिंदु से दूरी की हमेशा क्या होती है, लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत, हाँ या ना, दोनों सदिशों के। अब मुझे अनुभव के आधार पे बताओ कि जब एक उत्तर में आने वाला सदिश प्रश्न में आने वाले दो सदिशों के लंबवत हो तो हम उसको कैसे दिखाते हैं। अगर एक उत्तर में आने वाला सदिश मतलब बी का सदिश, डीबी का सदिश जो है, डीबी का सदिश आपने देखा कि डीबी का सदिश किसके लंबवत है, आइडियल के लंबवत है, बोलो हाँ, नहीं है। डीबी का सदिश आइडियल के लंबवत है, क्योंकि आइडियल ये बैठा है और डीबी भाग रहा है अंदर, हाँ या ना, है कि नहीं है। आइडियल ये बैठा है और डीबी कहाँ जा रहा है, अंदर, तो लंबवत ही तो है भैया, हाँ या ना। दूसरा, डीबी का सदिश किसके लंबवत है बेटा, आर वेक्टर के, आर सदिश के, हाँ या ना। अब ये तो साक्षात दिख रहा है, बोर्ड फोड़ के अंदर पेन को अगर लगा दूंगा मैं तो लंबवत ही तो है कि नहीं है। तो अब मुझे बताओ डीबी की दिशा हम कैसे दिखाएंगे, दोनों के लंबवत है तो पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, कैसे, नहीं 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 नहीं, हाँ, किस तरीके से दिखाएंगे, हाँ, याद करो, सुनो भैया, देखो याद करो, जब सदिश ए को सदिश बी की तरफ घुमाते हैं, सदिश ए को किसकी तरफ घुमाते हैं, बी की तरफ, जब सदिश ए को सदिश बी की तरफ घुमाते हैं तो इन दोनों के इस प्लेन के लंबवत जो सदिश निकलता है वो होता है ए क्रॉस बी, याद आया, ए क्रॉस बी। दो एक तल के लंबवत सदिश दिखाने का तरीका ही है क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन भाई साहब, सदिश गुणन से, जबरदस्ती यस कोई नहीं कहेगा, सदिश गुणन से ही एक तल के लंबवत आपको सदिश मिल जाएगा। बोलो याद है कि नहीं याद है, ये ए है, ये ए है, बोलो हाँ, ये ए है, ऐसे सामने की तरफ ए है और ये बी है, ए को बी की तरफ घुमाया, बोलो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर की ओर, हाँ या ना। अब ए बी का तल देखो यही है, हाँ या ना, नल घुमाते हो ए से बी की तरफ, हाँ या ना, और नल कहाँ भगता है, ऊपर, हाँ या ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो डीवी की दिशा आएगी वो दो राशियों के क्रॉस प्रोडक्ट में आएगी, और वो दो राशियां कौन कौन सी होंगी बोल दो जरा, आइडियल और आर, आइडियल और आर, समझ में आया, आइडियल और आर, ठीक है। जो दो राशियां होंगी वो होंगी आइडियल क्रॉस आर,
चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये मैंने आपको केवल दिशा बताई यहाँ पे, ये टॉपिक समझने के लिए था, इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा अल्पांश एवं धारा अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली सदिश के क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? नहीं आया समझ में? अच्छे से सुन लो, अच्छे से। हाँ, तो पहले लिखो इस लाइन को, लिखो नोट। नोट लिखो, किसी धारा, ये नियम नहीं है, ये अनुभव की लाइन एक लिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बाद में आप बोलोगे सर दिशा कहाँ है, दिशा कहाँ है इसकी। लिखो, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की दिशा की दिशा समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। धारा अल्पांश एवं धारा अल्पांश एवं धारा अल्पांश एवं धारा अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली सदिश धारा अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली सदिश के, हाँ सदिश के, देखो धारा अल्पांश एवं धारा अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली सदिश मतलब वेक्टर आर, उसके धारा अल्पांश जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में आइडियल लिख लो, जहां धारा अल्पांश लिखा वहां आइडियल लिख लो, और जहां मिलाने वाली सदिश लिखा है वहां आर लिख लो। के तल के लंबवत होती है। बोलो हाँ या ना? कि तल के लंबवत होती है। आई बात समझ में? तो ऐसा लिखो, ये चीज लिख दो, धारा अल्पांश बराबर आइडियल, धारा अल्पांश इक्वल्स टू आइडियल वेक्टर, जानते हो ना ये? हाँ लिखो, डीबी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आइडियल के भी परपेंडिकुलर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आइडियल के परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर के परपेंडिकुलर। हाँ या ना? आर के परपेंडिकुलर। एक फाइनल लाइन लिखाऊंगा, बताना आपको मैं, मतलब जो डीबी की दिशा होगी, डीबी की इक्वल टू क्या लिखूंगा? आईडीएल वेक्टर क्रॉस क्या? आर कैप की दिशा। अब तुम कहोगे सर आर कैप क्यों कर दिया? क्योंकि हमें इसकी दिशा लेनी थी। हमें क्या लेनी थी? दिशा। हम परिमाण पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, परिमाण तो फॉर्मूला तय करेगा ना। परिमाण कौन करेगा तय? फॉर्मूला तय करेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? दिशा की। अब देख लो भाई, तुम यदि यकीन नहीं है तो देख लो। देखो आइडियल कहाँ जा रहा है? बोलो ऊपर। कहाँ जा रहा है? आर कहाँ जा रहा है? इस तरफ। मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है? ए को बी की तरफ घुमाओ। चलो घुमाते हैं। बोलो अंगूठा कहाँ गया? अंदर। मतलब इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। समझ में आया? इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा वो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये आइडियल है, ये आर है। आइडियल को आर की तरफ घुमाने पर अंगूठा कहाँ आया? अंदर की तरफ। समझ में आया? अब लो करंट की डायरेक्शन नीचे कर दो, देखना चेंज हो जाएगा मामला। ये करंट की डायरेक्शन नीचे कर लिया, कर लिया? हाँ भाई साहब। अब आइडियल कहाँ है? नीचे की तरफ। बोलो हाँ। आइडियल अपना जो है, आइडियल करंट एलिमेंट जा रहा है नीचे की तरफ, और आइडियल के सामने यहाँ तो अपन ने इस तरीके से घुमाया था। हाँ ठीक है।
आइडियल ये है, नीचे की तरफ है आइडियल, और आइडियल को आर की तरफ घुमाना है। ओके, आइडियल आर की तरफ घूमेगा, आइडियल नीचे हो गया, ओके ये नीचे हो गया, ऐसे जाएगा। तो अब यदि इसको आप इसकी तरफ घुमाओ, आप घुमा पा रहे हो, कितना आएगा बोलो? ऊपर आएगी धारा, बाहर आ रही ना सामने, कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। आइडियल अगर आर की तरफ घूमेगा, यदि नीचे से ऊपर की तरफ घूमेगा तो धारा कहाँ आएगी? सामने। चलो देखो लो, देखो लो, दिख गया, दिख गया। ये आइडियल नीचे जा रहा है, हाँ या ना? ये ए वेक्टर है, और आर कहाँ तना हुआ है? यहाँ पे तना हुआ है। ए को बी की तरफ घुमाया, बोलो अंगूठा कहाँ गया? बाहर गया। आई बात समझ में ना? अब आप अपने रूल फॉलो करो, मैं तो सब सिखाऊंगा आपको, आप अपने रूल फॉलो करिए निकालने के। ठीक है भाई साहब? नहीं आया समझ में? चलिए विंडो खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए। आप कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, है ना, तो लिखने की मुझे बोर्ड पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उसको कर लीजिए। ठीक, डन। चलिए अब शुरू करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। अब अपन क्या शुरू कर रहे हैं? अभी तक मैंने आपको समझाया, इसके बारे में आगे पीछे की जानकारी बता दी मैंने। दिशा के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धारावाही कंडक्टर और उसको उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की क्या होती है? लंबवत। क्या होती है? लंबवत। बस इतना आपको याद रखना है। लिखिए, बायोट-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। सवाल है, प्रश्न है, बायोट-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। फैन तेज कर लो भाई। बायोट-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। तो लीजिए, किस तरफ लिखूं? इस तरफ सही है। ये एक चालक बना लीजिए, चालक का नाम है ए बी, और ए बी चालक से आपको आर दूरी पर बैठे हुए बिंदु पर, बिंदु पी है, इस पर तीव्रता निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहां पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश आपको मान के चलना है, और यहां पर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि धारा यो बह रही यो। ये डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम से बातें होंगी। केक एक चेयर दे दे यार वाली। लिखो, मान लो ए बी एक चालक है, मान लो ए बी एक चालक है, ए बी एक चालक है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। मान लो ए बी एक चालक है, ए बी एक बड़ा सा चालक है जिसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आई। तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा अल्पांश ब्रैकेट में लिखो डीएल, धारावाही चालक के अल्पांश, सॉरी आइडियल लिखना क्योंकि धारा अल्पांश की बात हो रही है। ठीक है ना? तो अगर आप अल्पांश केवल बोलोगे तो डीएल की बात करोगे, अगर आप धारा अल्पांश की बात बोलोगे तो क्या बोलोगे? आइडियल। समझ गए ना? जब आप अल्पांश बोलते हो मतलब डीएल लंबाई है, उसकी कोई दिशा नहीं है। मगर जब आप धारा अल्पांश बोलते हो मतलब आपने अल्पांश को धारा की दिशा दे दी, तो फिर वो क्या बन जाएगा? आइडियल। हाँ, तो एक धारा अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु P पर तीव्रता, तो वो जो आपको सामने बिंदु P दिखाई दे रहा है उस पर तीव्रता की बात करेंगे कि उस पर तीव्रता कितनी होती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा जगह छोड़ के नीचे मैं लिख देता हूं, सब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, कहीं पर मैंने वेक्टर नहीं लगाया।
अभी मैं वेक्टर के पंगे में आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। तो क्या लिखा मैंने पहला पॉइंट, धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता धारा की क्या होती है, समानुपाती, मतलब जितनी जोरों की धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना तगड़ा होगा। 10 एम्पियर की धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा, 2 एम्पियर की धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। समझ में आया? और ये अपन ने पहले भी देखा था ओरस्टेड के प्रयोग में, हाँ या ना? तो अभी बस छोटे से अल्पांश की बात कर रहे हैं। अरे भैया जो बड़े के लिए वो छोटे के लिए, अगर धारा तगड़ी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी तगड़ा होगा। तो पहला रूल मैं ऊपर लिखूंगा, पहले मैंने नियम लिखा, अब मैं ऊपर लिखा रहा हूं। क्या लिखाऊंगा मैं? पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात लिखा था ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर एक चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू I। ठीक। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकाल रहे हो आप इस बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो इस बिंदु पर, वो डिपेंड करती कि आप अल्पांश कितना बड़ा ले रहे हो। अल्पांश छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम निकलेगी, अगर अल्पांश बड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक निकलेगी। आई बात समझ में जी? अरे भैया अल्पांश की लंबाई पर निर्भर करती है। सीधा सीधा यदि लिखूं मैं तो dB प्रोपोर्शनल टू dl, यहां लिख देता हूं, चमक रहा है भाई, dB प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, dB प्रोपोर्शनल टू dl, ये लिखिए, ये बॉक्स बाद में आएगा, ऊपर लिखिए पहले। हाँ, चालक के कॉमन चल रहा ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 हो गया। नंबर 2, चालक के अल्पांश की लंबाई ब्रैकेट में dl के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, आ गया समझ में? चालक के अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितना बड़ा अल्पांश लोगे धारा, जितना बड़ा अल्पांश लोगे चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, अधिक होगा, और अल्पांश छोटा रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो। अब तीसरे पॉइंट के लिए कोण देखो, थीटा कहाँ कहाँ बन रहा है भाई साहब? थीटा किसके किसके बीच का कोण है? नंबर 1 अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण। पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए? अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु जिस पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के कोण। तो जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है इस कोण के समानुपाती नहीं होता है। जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है dB, वो समानुपाती होता है इस कोण के थीटा साइन के। इस कोण के हिंदी में साइन को बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं? ज्या। कॉस को बोलते हैं कोज्या। समझ गए ना? है ना? तो हिंदी में साइन को बोलते हैं ज्या। तो क्या बनेगा ये रूल भाई साहब हिंदी में? हिंदी में ये रूल बनेगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऊपर वाली लाइन कॉमन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई एवं अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य के कोण के, अभी तक कोण तक पहुंचे हैं, कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। पढ़ा पल्ले की उड़ गया? फिर से सुनो, लिखो कॉपी में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो ऊपर ही लिखा हुआ है, सीधे रूल पे आओ। अल्पांश की लंबाई और अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु P,
अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या के, और ज्या ना लिखना हो तो सीधे साइन लिख लो, है ना, ज्या को ब्रैकेट में SINE, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB समानुपाते साइन थीटा। dB समानुपाते साइन थीटा, ठीक है। चलिए, dB समानुपाते साइन थीटा इसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? 3 चीजें बता दी भाई साहब मैंने सबसे पहला क्या बताया आपको, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू DL और dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथी चीज जिसकी वजह से ये नियम कहलाता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, दूरी जितनी ज़्यादा होगी क्षेत्र उतना कम होगा, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की बात करेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी लिखेंगे, चौथा रूल लिखिए। हाँ भैया, अल्पांश से बिंदु की दूरी कितनी है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब थोड़ी सी चमत्कारिक बातें देख लो, मजा आ जाए। वो चमत्कारिक बातें क्या हैं, है ना? व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब चौथा जो बनेगा वो बनेगा डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर का स्क्वायर। डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, चौथा नियम बन गया। चौथा नियम बन गया डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बेटा चारों को मिला दो, इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दे दो, और चारों को मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा भाई साहब, डीबी समानुपाते आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या, आर स्क्वायर। हाँ या ना? डीबी समानुपाते आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समानुपात हटेगा, डीबी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीबी समानुपाते इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल के, हाँ कैपिटल के कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को कैपिटल ही के लिखते हैं अपन, जब कुछ उसका नाम पता नहीं तो कैपिटल के दे दिया। कैपिटल के हो गया, यहाँ पर के एक नियतांक है, लिखो भैया यहाँ पर के एक नियतांक है, यहाँ पर के एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ पर के एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, मतलब आप किस सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हैं इस पे आपका के का मान निर्भर करेगा। के का मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ, अब के की वैल्यू लिख लो भाई। के की वैल्यू एसआई पद्धति यानी एमकेएस पद्धति, एमकेएस को ही आधुनिक नाम क्या दे दिया गया, एसआई, क्योंकि एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। और एसआई पद्धति में भी तो यही चल रहे हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड चल रहे हैं भैया कि नहीं चल रहे हैं। आओ तो एसआई पद्धति में ही लिख लो, एमकेएस काहे को लिखो भैया, एसआई पद्धति में के का मान लिखो, के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
हाँ 1/4πε0 चलता था पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब नया कांस्टेंट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4π। हाँ कोण, धन कोण, घन कोण, हाँ बताया था ना मैंने, घन 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 कोण मैंने बताया था ना। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मैंने बताया था आपको, किसी पूरे सरफेस का, गोलाकार सरफेस का या पूरे सरफेस का जो आपका बनता है घन कोण, समझ गए ना। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, गॉस लॉ में जब पढ़ाया था भूल गए। डी ओमेगा बराबर, यहां लिख दूं, डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद आया, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे को इंटीग्रेट करते थे पूरे सरफेस के लिए कितना आता था 4π, ये बताया था मैंने। सॉलिड एंगल त्रिविमी में पूरा जो कोण बनता वो कितना बनता 4π। चलो इधर आ जाओ, तो Q बराबर, हाँ के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर। भैया ये लिख लो, अरे क्या लिख दिया यहाँ तो के की वैल्यू है ना, तो आगे आएगा आंसर, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मिटा के, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अच्छा k बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π, इसकी वैल्यू लिख लो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। हाँ जैसे वहां पे लिखे थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, याद आया। हाँ ऐसे यहाँ पे k बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मैं आपको बाद में बता पाऊंगा कैसे आता है, अभी वक्त नहीं है इसका जानने का। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर क्लियर हो गया। तो भैया dB का मान अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो dB बराबर 10 की पावर कितना IDL साइन थीटा अपॉन कितना आर स्क्वायर। छाप लो भाई साहब, ये dB है, dB इक्वल टू 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ठीक है। चलो अब dB आ गया है, अब dB से क्या निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है, यही है बायोट-सेवर्ट लॉ। आपको यहाँ तक पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं जो एक्स्ट्रा बताता हूँ वो बता दूँ। अब dB से अगर आपको B निकालना है ना, तो फिर क्या सिस्टम है भाई साहब, इंटीग्रेट कर दो। तो आप जानते हैं B जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dB होता है कि नहीं होता, तो बस कर दो इंटीग्रेट। तो B बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4π क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बोलो हाँ, है ना। केवल अंदर क्या बचेगा, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब स्वादानुसार अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो लंबाई दी होगी क्योंकि DL बदल रहा है यहाँ पे, हाँ है ना, DL बदल रहा है, तो ही तो वेरिएबल है। कौन है वेरिएबल, DL। तो DL बदल रहा है, तो यहाँ लिया होगा DL की लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, कयामत से कयामत तक, जहाँ से जहाँ तक बदला है। समझ में आया। अगर आएगा अनंत रेखीय धारावाही चालक, अनंत रेखीय कभी इसकी कयामत होती ही नहीं है, मतलब लिमिट क्या लगेगी, -∞ से लेके +∞, हाँ है ना, उसी को हम कयामत से कयामत तक बोलते हैं। इन्फिनिटी ही तो है कयामत अपनी भाषा में। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बन गया आपका बायोट-सेवर्ट लॉ का नियम। अब थोड़ी सी चमत्कारिक बातें हो जाएं बायोट-सेवर्ट लॉ नियम के बारे में। आपने देखा कि dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बोलो हाँ। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1। कब होती है, राइट एंगल पे, हाँ या ना। मतलब जिस समय ये एंगल समकोण होगा
उस समय तीव्रता यहाँ पर आपको लपालप मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ या ना, है ना। मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे आपका जो dB मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में। अब थीटा कम करते जाओ, पॉइंट को यहाँ लाते जाओ, थीटा कम हो गया, बोलो हाँ, और कम और कम और कम और कम। अरे जी तो वही के ऊपर ही आ गए। हाँ टकरान दो ना। हाँ चुंबकीय बल रेखा काहे को टकराएंगी, कभी नहीं टकराती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसकी बात कर रहे हो, मैग्नेट की। और वैसे भी किसी की भी होती है, टकराती नहीं है। जवाब आगे मिलेगा। एक को देख के दूसरा अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे ट्रक आते हैं ना दो रास्ते में, तो किनारे से निकल जाता है, ऐसे उनके अंदर भी ये व्यवस्था होती है, हैं। क्योंकि जब मैं चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषाएं बताऊंगा आपको, विद्युत बल रेखा की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक स्मूथ कर्व हैं, है ना, और ओपन खुले हुए कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, काल्पनिक कर्व होते हैं, जिन पर एकांक धनावेश गति करता है। हाँ यही थी, जिन पर एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश गति करता है। यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बंद वक्र होते हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव, धनावेश का काम कौन करता है, यहाँ बताया था ना, गति करता है फ्रीली एकदम। आया समझ में, नहीं आया। हाँ भाई साहब टॉपिक पे वापस आते हैं। बोलो कोण कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, ऊपर आ गया बिंदु। बोलो कोण कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। हाँ है ना, क्योंकि भैया अपन अल्पांश से तो कोण निकाल रहे थे धारा की दिशा से, तो धारा की दिशा से पहले 90 था, यहाँ आए कम हुआ, यहाँ आए कम हुआ, यहाँ आ गए, बोलो कितना हो गया, 0। और साइन 0 बराबर कितना होता है, मतलब कछु भी ऊपर नीचे बना रहे, साइन 0 कितना हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। मतलब धारा के अंदर किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं होता है। धारावाही कंडक्टर के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। बोलो भाई समझ में आया, तो भी 0, 180 भी क्या, धारावाही कंडक्टर की ही तो दिशा है। हाँ या ना, आंसर क्या होगा, 0। मतलब अक्ष पर कोई भी बिंदु आ जाए आंसर 0 होगा। समझ में आया। नीट में क्वेश्चन आया कि एक धारावाही कंडक्टर दिया है, ये ऐसा सिलेंडर बना करके दे दिया खतरनाक सा, है ना, और बोल दिया इसके अक्ष पर इसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बोलो आंसर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु कहाँ पे, इसके अक्ष पे है। तो थीटा कितना मिलेगा, 0। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, आगे पीछे हमें कुछ निकालना ही नहीं है, 0 के संग जो भी आए निपट जाने हैं। हाँ या ना, समझ में आ गया। चलो भाई साहब, तो ये हो गया आपका बायोट सेवर्ट का नियम। सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर प्राप्त होगा, लंबवत दिशा में, नंबर 90 डिग्री। समझ में आया। फिर कम होता रहेगा, फिर 0 हो जाएगा। समझ में आया ना, यस। तो लंबवत दिशा में ये हो जाएगा। अब भाई साहब यहाँ से हम पढ़ते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। जो 1 एम्पियर की परिभाषा है, कई बार आता है बायोट सेवर्ट का नियम लिखो एवं 1 एम्पियर को परिभाषित करो। अब आप कहोगे सर 1 एम्पियर तो आपने पढ़ा दिया है। 1 एम्पियर हमने कहाँ पढ़ाया था, जब आपने वो पढ़ाई थी विद्युत धारा, तो I बराबर Q/T। तो आपने कहा था सर यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में हो जाए आर पार, है ना, किसी अनुप्रस्थ काट के 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश अगर आर पार हो जाए, तो वहां पर उस अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर। वो थी विद्युत वाली परिभाषा। अब बता रहे हैं चुंबकीय वाली परिभाषा। कौन सी वाली, चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर अब हम आपको परिभाषा बता रहे हैं कि 1 एम्पियर क्या होगा। ठीक है, ये सारा नोट कर लिए हो, रफ कर दें, बना लो भैया, जल्दी से जल्दी बनाओ। मिश्रा जी का है साए साए हो रही का आज ऊपर से, हाँ पकड़ लियो भाई प्लेन, जहाँ पे छूटे सो बता देना।
मैथ वैथ की किताब खुल गई नहीं खुली अभी? खुल गई? नहीं बोले ये साल सभी फिजिक्स के प्रोफेसर बन के निकलने था, है ना भाई? साल के अंत में वो सब फिजिक्स के प्रोफेसर। ठीक है भैया, चले आगे। तो 1 एम्पियर को परिभाषित करने की बात हो रही थी कि 1 एम्पियर क्या है। अरे यार ये नो एंट्री जोन है, बार बार इसमें बना देता हूं मैं। आइए देखते हैं भैया 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। ये फॉर्मूले को पकड़ो भाई, dB इक्वल टू है 10⁻⁻7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना, बस जुगाड़ देते जाओ भाई। dB ये है 10⁻⁻7 है, इसको उड़ाने के लिए अपन को यहाँ भी क्या कितना चाहिए 10⁻⁻, तभी तो उड़ेगा, हाँ या ना? और यहाँ ऑलरेडी क्या बैठा है 10⁻⁻7, ठीक है ना? आई सुरक्षित कर लो क्योंकि आई तो निकालना है। dl कितने मीटर? 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर। साइन थीटा, थीटा कितना कर दूं 90, तभी तो 1 होगा, हाँ या ना? साइन कितना 90, और आर कितना कर दूं 1 मीटर कर दूं। सब कुछ कर दिया तो आई बराबर कितने एम्पियर आ जाएगा? नहीं आएगा, अरे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻7 इसलिए लेना पड़ गया अपन को क्योंकि इससे इसको कैंसिल करना है। अब इसको मैं परिभाषा में बांध रहा हूं, इसको मैं परिभाषा में बांध रहा हूं। देखो भैया, अगर 1 मीटर का अल्पांश, कितने मीटर का भाई साहब? क्योंकि डीएल कितना लिया अपन ने? 1 मीटर के अल्पांश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की कोई बिंदु लंबवत स्थित है, कोई बिंदु जो है 1 मीटर की दूरी पर लंबवत है ना, या अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा कितना कोण बना रही है? समकोण। कितना कोण बना रही है? समकोण बना रही है। और यदि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है? -7। यूनिट काय में भैया? तस्ला, टेस्ला, टेस्ला है ना? सीमेंट थोड़ी ना नाप रहे, तस्ला में नापे, है ना? टेस्ला आ गई और 1 मीटर की दूरी है ना? तो इस समय धारावाही चालक से बहने वाली करंट की वैल्यू कितने एम्पियर होगी? 1 एम्पियर, हाँ या ना? भाई जो चाहिए था उसको मुर्गा बना लिया, बाकी सबकी वैल्यू दे के काट कूट डाली। देख लो, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 की तो कोई बात ही ना करो, 1 का गुणन करो, भाग करो, कोई परिवर्तन होना ही ना। चलो भाई नोट कर लो, अर्थात आई बराबर 1 एम्पियर। फिर मैं परिभाषा लिखा दूं भैया, टेस्ला को ही बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अभी रट लो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बाद में बताएंगे कैसे आता है। लिखिए, लिख लिया? हाँ लिखो। अर्थात 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, अर्थात 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसे वायु या निर्वात में रखे हुए, जिसे वायु या निर्वात में रखे हुए। अब कहोगे सर वायु या निर्वात क्यों रखा? क्योंकि जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो किसके लिए डिफाइन होता है?
वायु या निर्वात। समझ गए ना? तो म्यू नॉट का पूरा नाम लिख लो, अब बात आ गई तो म्यू नॉट बाजू में लिख लो। म्यू नॉट क्या है बेटा? माध्यम। कौन सा माध्यम? वायु या निर्वात। याद करो वहां पे आता था एप्सिलॉन नॉट, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। यहां पे म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं बेटा इसको? चुंबकशीलता। समझ में आया? हाँ। तो अब परिभाषा पे वापस आ जाओ। 1 एम्पियर वह धारा है जिसे वायु या निर्वात में रखे हुए 1 मीटर, वायु या निर्वात में रखे हुए 1 मीटर के चालक में प्रवाहित करने पर 1 मीटर के चालक, ब्रैकेट में अल्पांश लिख लेना, में प्रवाहित करने पर इसके लंबवत दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ब्रैकेट में r बराबर 1 मीटर, दूरी पर एक मीटर की दूरी पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। नहीं आया समझ में? पक्का? तो 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो आपका जो धारा होगी उस कंडक्टर में बहने वाली वो कितनी होगी बेटा? 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? चलिए, तो ये था बायोट सेवर्ट लॉ। जैसे आपने बायोट वहां पर विद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ाया था, मैंने गॉस का नियम, याद आया? गॉस के नियम का उपयोग काय में करते थे आप? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने में, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में, हाँ या ना? ऐसे ही यहां पर बायोट सेवर्ट के नियम का, बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे काय में? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। समझ गए ना? नियम पढ़ लिए ना? अब आइए चलते हैं, अनुप्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अनुप्रयोग। लिखिए, पहला प्रश्न लिखो। बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए, बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। हाँ, तो कल जो नॉलेज लिया था उसके अनुसार बोलो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। सिंपल, बस ये पकड़ा और ये अंदर कर दिया, हाँ या ना? और दूसरा तरीका वही, बार बार देखो, हर पॉइंट पर देखो अंदर आ रहा है, हर पॉइंट पर लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ आ रही हैं? अंदर आ रही, हाँ या ना? तो जैसा आपको समझना हो, जो बेहतर लगे आपको ले लो, है ना बेटा? चलो, ले लिया, ठीक है। अब बेटा इसकी त्रिज्या कितनी है? r। लिखो, माना ले लिख लो, पहले यही लिख लो। माना दिए गए तल में r त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है।
दिए गए तल में, मतलब जो तल आपके सामने आप दिखा रहे हो, समझ गए ना, जो आपके सामने तल दिखाई दे रहा है उसमें दिए गए तल में आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। धारावाही कुंडली पर हम एक अल्पांश मानते हैं डीएल लंबाई का। लिखो, धारावाही कुंडली पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश मानते हैं। मान लिया, धारावाही कुंडली पर डीएल लंबाई का एक अल्पांश मान लिया। बहुत बढ़िया। अब इस अल्पांश के कारण भाई साहब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखिए। यदि इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है तो इस अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है तो, हाँ भाई साहब, dB इक्वल टू क्या सिखाया है, म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, होता है कि नहीं होता, बायोट-सेवर्ट का नियम dB बराबर IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, थोड़ा इतना तो पढ़े हुए हो, वृत्त की त्रिज्या का वृत्त की परिधि के साथ कोण कितने डिग्री होता है? हमेशा होता है, क्योंकि ये लंबवत होता है, इसी को त्रिज्या बोलते हैं, इसी को नॉर्मल बोलते हैं, इसी को लंबवत बोलते हैं, इसी को अभिलंब बोलते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा उसकी सतह पर क्या होती है? अभिलंब गिरती है। तो ये कोण हमेशा कितना होता है? 90, मतलब लपालप वाली कंडीशन, एकदम चकाचक मिलेगा ना फील्ड। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री रख दे भैया। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL sin 90। IDL sin 90 कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ लिख रहा हूँ, dB इक्वल टू IDL sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। बोलो आ गया बेटा? ये इस छोटे से के कारण है, हाँ या ना? हमको काय के कारण निकालना पूरा, हाँ या ना? मतलब ये जो अल्पांश होगा ये ऐसे करते 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 पूरे चालक में पसरा होगा, फैला होगा कि नहीं होगा? तो यदि इसको हम पूरे में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओके, ड्यू टू द होल कॉइल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई साहब क्या किया जाए? B इक्वल्स टू dB का इंटीग्रेशन, हाँ या ना? इक्वल टू dB का इंटीग्रेशन, दिख रहा है? दिख रहा है। B इक्वल्स टू dB का इंटीग्रेशन। चलो भाई, ये है dB इक्वल्स टू, रे को वैल्यू रख दो भाई साहब, वैल्यू रख रहा हूं। बोलो अंदर क्या है? म्यू नॉट अपॉन, बोलो कांस्टेंट है, बाहर ले लूं? हाँ, आई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लूं? आर त्रिज्या भी तो बराबर है, कहां बदल रही बार बार, बाहर ले लूं? आई अपॉन आर स्क्वायर, केवल क्या बच गया अंदर? डीएल। क्या बच गया? डीएल, हाँ या ना? म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL sin 90 पहले से 1 हो चुका है, केवल आर स्क्वायर। देख लो भैया, म्यू नॉट अपॉन 4π कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, नियत है, बदल नहीं रही धारा, आर भी नियत है, बदल नहीं रहा है, डीएल बस वेरिएबल है, क्योंकि डीएल को अपन को पूरे में घुमाना है। डीएल लंबाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। एल मतलब पूरे इसकी लंबाई, और रेडियस आर है, तो लंबाई कितनी हो गई? 2πr। कितनी हो गई? नहीं होगी क्या? अरे डीएल है, डीएल मतलब टोटल इसकी लंबाई, तो जब त्रिज्या आर है तो पूरी इसकी परिधि कितनी होगी? 2πr। तो यहाँ लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू 2πr।
आर, एक आर से एक आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया 4, और ये पाई से पाई कैंसिल। बेटा आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नोट करिए, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बी केंद्र इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोलो कोई दिक्कत बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। ये हमने परिमाण आपको दे दिया। सदिश रूप में बता दें? हाँ, सदिश रूप में दिशा देखो कहां जा रही है, अंदर की तरफ। क्या जा रही है? अंदर की तरफ। अब भैया अब अपन अपने प्लेन की बात करें तो ये कौन सा अक्ष, ये कौन सा, और जो बाहर निकलता है वो जेड अक्ष का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है? के कैप। क्या होता है? तो हमको आगे वाला लेना है कि पीछे वाला? तो पीछे वाला क्या होगा? माइनस के कैप। क्या होगा? तो यदि इसकी सदिश की मैं बात करूं तो बी केंद्र पर इसका सदिश रूप जो निकलेगा, तो बी वेक्टर सदिश रूप में म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और खोपचे में यहां माइनस के कैप। ये लो भैया, समझ गए ना? तो सदिश जो पूरा होता है वो समझदारी से आता है। सदिश समझने के लिए कोई ऐसा मैथ साइंस नहीं है कि आप वो करो, वो तो पल पल अपने हिसाब से बदलेगा। आपको वहीं पर देखना है दिशा क्या है। के कैप, कैप इसलिए लगाया क्योंकि केवल दिशा देनी है, परिमाण हमारे हाथ में है, परिमाण हमने निकाल लिया है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। चलिए फिर है सभा समापन होते लियो हरि का नाम। भैया चलते हैं, कल मिलेंगे, कल क्लास लेंगे अब अगले डेरिवेशंस।